नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं 500 क्वेश्चंस और ये 500 क्वेश्चन है पूरे आर्ट एंड कल्चर से। इसको लिया गया है नितिन सिंघानिया की बुक से, सीसीआरटी से, फेसेस ऑफ इंडियन कल्चर जो स्पेक्ट्रम वाली बुक आती है वहाँ से, और क्लास 11 की एनसीईआरटी की फाइन आर्ट की बुक से। ये पूरे 500 क्वेश्चन जो होंगे पूरी तरह से बाइलिंगुअल होंगे। यूपीएससी के लिए, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, टीईटी, आरआरबी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और अदर सिविल सर्विस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सारे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं सभी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। आपको यूपीएससी और दूसरे स्टेट पीसीएस के लिए, जो कि फिलहाल अभी यूपीपीएससी और एमपीपीएससी और बीपीएससी के लिए ही चल रहे हैं, और यूपीएससी के लिए भी चल रहे हैं। आप इन 2 नंबर्स पे कॉल कीजिए और बिल्कुल ही इन पेड कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए अगर आप रियली इन एग्जाम्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं तो। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, आप उसको बिल्कुल ही ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स और वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। आर्ट एंड कल्चर 500 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, हरि सेन रोट सेवरल पोएम्स इन प्रेज ऑफ वेलर ऑफ समुद्रगुप्त। हरि सेन ने समुद्रगुप्त की बहादुरी की प्रशंसा में कई कविताओं को लिखा था। सेकंड, जयदेव रोट गीत गोविंद। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा। थर्ड, गीत गोविंद कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ डिवोशन टू लॉर्ड कृष्ण, हिज लव फॉर राधा एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। गीत गोविंद ने भगवान कृष्ण, राधा के प्रति उनके प्रेम और प्रकृति की सुंदरता के प्रति समर्पण के तत्वों को आपस में मिला करके और उसको कंबाइन करके उसका आयोजन किया गया था। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। आपको सही कोड चुनना है। ए है 1 2, बी है 2 3, सी है 1 3 और डी है ऑल ऑफ देम। हम देखते हैं क्या ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ देम। बिल्कुल सही बात है। हरि सेन ने समुद्रगुप्त कौन थे? समुद्रगुप्त को वो गुप्त वंश के थे, काफ़ी बहादुर थे और उन्होंने बहुत गुप्त वंश का प्रसार जो है बहुत आगे तक कराया था और काफ़ी जगहों को जीता था। तो समुद्रगुप्त की बहादुरी के बारे में हरि सेन ने लिखा है और उनकी प्रशंसा में कई कविताओं को लिखा है। एक, जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है और गीत गोविंद अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भगवान कृष्ण, राधा के प्रति उनके प्रेम और प्रकृति की सुंदरता, इन तीनों का सम्मिश्रण करके उसमें दिया गया है। तो ये तीनों हो गए और तीनों के तीनों जो है वो हमारे सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 302 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्स्ट अबाउट स्टेट क्राफ्ट फ्रॉम द गुप्त पीरियड इज कौटिल्य's अर्थशास्त्र। अब गुप्त काल के राजकीय वस्तुओं के बारे में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट कंसंट्रेट्स ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ द गुप्त एम्पायर। यह गुप्त साम्राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर केंद्रित है। थर्ड देखते हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त बोथ नेम्स वर एलियास फॉर चाणक्य। अब कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो है वो दोनों नाम चाणक्य के ही उपनाम थे। अब आपने चाणक्य नीति के बारे में तो पढ़ा ही होगा। चाणक्य नीति के कई सारे आप सोशल मीडिया पे भी चीज़ें आपको मिल जाती होंगी जिसमें चाणक्य के बारे में लिखा रहता है कि ये चाणक्य ने कहा है, वो चाणक्य ने कहा है। तो यहाँ पे चाणक्य की बात हो रही है। अब स्टेटमेंट जैसे ही हम चाणक्य की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि चाणक्य जो है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के जब हम जानते हैं कि 323 बीसी में 326 बीसी में सिकंदर ने इंडिया पे अटैक किया था, उसके बाद से लगभग 323 बीसी के आसपास चंद्रगुप्त ने पूरे मगध साम्राज्य पे अपना कब्जा जमा लिया था और वो पा गए थे। उसके बाद से चाणक्य की सहायता से और बहुत ही अच्छे स्टेट क्राफ्ट को ध्यान में देते हुए उन्होंने अपने राज्य का बहुत धीरे धीरे से प्रसार किया और फिर जब सेल्यूकस निकाटर आता है बाद में जाकर के, तो इसी चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये उसको जीतते हैं। अब ये पूरी कहानी चल रही है और यहाँ पे चंद्रगुप्त मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब वो गुप्त पीरियड का नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य थे, पीरियड भी उनका काफ़ी है, कि आपको लगभग 324 बीसी के आसपास का है। इसका मतलब ये है, और यहाँ पे गुप्त वंश हम बोल रहे हैं तो ये तो 80s में आता है, ठीक है। तो ये बातें इसमें पहली हमारी गलत हो गई कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेस्ट अबाउट स्टेट क्राफ्ट फ्रॉम द गुप्त पीरियड। ये जो पूरी बात कही जा रही है कि गुप्त काल के
तो ये गुप्त काल ही हमारा गलत है। बाकी ये सही है कि राजकीय वस्तुओं के बारे में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये बात सही है, बट गुप्त काल का वो नहीं था। कौन सा काल था वो? ये था मौर्य काल। ठीक है, तो ये मौर्य काल हो गया। दूसरा क्या है कि इट कंसंट्रेट ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ द गुप्त एम्पायर। यह गुप्त एम्पायर के बारे में नहीं, मौर्य साम्राज्य के टाइम की बातों का और उसके आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पे ये केंद्रित था। तो ये हो गया। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही हमारे गलत हो गया। थर्ड है कौटिल्य या विष्णुगुप्त दोनों नाम जो है वो चाणक्य के उपनाम थे। ये बिल्कुल ही बात सही है। चाणक्य को ही हम कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य को ही हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इस तरह से आपने देख लिया, 2 हमारे गलत हो गए। इसमें करेक्ट कोड आपको चुनना है A1, B1 and 2, C only 3 और D all of them। कि आपके सामने बिल्कुल मैंने पहले ही आपको बता दिया। C क्या हो गया? only 3 होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 303। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिए गए कथनों को देखिए, बताइए कौन सा सही है। पंच सिद्धांतिका इज रिटन बाय बराहमिहिर। पंच सिद्धांतिका को बराहमिहिर ने लिखा है। सेकेंड है दिस बुक इज ऑन मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी। यह जो बुक है पंच सिद्धांतिका वो गणितीय खगोल विज्ञान पर आधारित है। खगोल विज्ञान का मतलब कि अंतरिक्ष से संबंधित है, खगोल से संबंधित है। तो यह पंच सिद्धांतिका जो कि कहा जा रहा है कि बराहमिहिर ने लिखा है, यह पुस्तक गणितीय खगोल विज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसमें से कौन सा करेक्ट कोड है हमारा। A है 1, B है 2, C है 1 and 2 और D है neither 1 nor 2। कौन सा हमारा सही होगा? आप देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा C। C का मतलब कि बोथ 1 and 2 दोनों ही हमारे सही हैं। पंच सिद्धांतिका को बराहमिहिर ने लिखा है और यह पुस्तक किस पे? गणितीय खगोल विज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट हम चलते हैं 304। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच करेक्टली। देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सुमेलित है, मतलब सही से मैच किया गया है। पहला है माधव निदान, यह चिकित्सा के ऊपर एक किताब है। सुश्रुत संहिता ये सर्जरी पर एक पुस्तक है। तीसरा है चंद्रास्त्र, गणित पर एक पुस्तक है। और चरक संहिता ये पैथोलॉजी पर एक पुस्तक है। ये 4 हो गए हमको। करेक्ट कोड आप देखिए A13, B23, C 2 and 4 और D none of the above। इसमें से कोई सा भी हमारा सही नहीं है। क्या होना चाहिए आप यहाँ पे देखिए, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी का कहने का मतलब है कि 2 और 3 हमारा सही है। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 and 4 आर रॉन्ग। क्या होगा? माधव अगर निदान की मैं बात करूं, पहले वाले की माधव निदान, वो माधव निदान ही हमारा किससे संबंधित है? पैथोलॉजी पर संबंधित है। इसे एक बार जैसा कि हमने आपके कमेंट्स में पढ़ा कि हमें एक बार फिर से आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। माधव निदान जो है ये यहाँ पर लिखा है कि माधव निदान चिकित्सा पर आधारित है। गलत हो गया। किस पे ये है? माधव निदान हमारी पैथोलॉजी के ऊपर आधारित है। ठीक है, माधव निदान की बात हो गई। उसके बाद से हम देखते हैं कि चरक संहिता में जो यहाँ पे पैथोलॉजी लिखी है, ये पैथोलॉजी नहीं होगा। आप बस इसको चेंज कर दीजिए। क्या होगा? यहाँ पे चिकित्सा पे आधारित है। ठीक है, इंग्लिश वाले जो हैं वो ये जान लें कि चिकित्सा मतलब यहाँ पे हमारा मेडिसिन से मतलब है। और दूसरा पैथोलॉजी यानी कि हमारा यहाँ पे पैथोलॉजी को तो पैथोलॉजी ही कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 305। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट देखिए, कलहंस राज तरंगिणी गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द किंग्स ऑफ साउथ इंडिया। कलहण की राज तरंगिणी दक्षिण भारत के राजाओं का विस्तृत विवरण देती है। सेकंड है कथा शरित सागर इज रिटन बाय सोमदेव। कथा शरित सागर को सोमदेव ने लिखा है। 2 स्टेटमेंट हो गए। करेक्ट कोड चुनिए A1, B2, C 1 2 और D neither 1 nor 2। क्या होगा हमारा यहाँ पे सही? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी कहने का ही मतलब है कि only 2 सही है। फर्स्ट हमारा गलत है। यहाँ पे फर्स्ट में क्या है कि कलहण की राज तरंगिणी दक्षिण भारत के राजाओं का विस्तृत विवरण देती है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? कलहण की राज तरंगिणी जो है वो कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देती है। यहाँ पे क्या है? साउथ इंडिया नहीं होगा। आप तुरंत ही इस पे आइए और यहाँ पे जो लिखा है कि कलहण की राज तरंगिणी दक्षिण भारत के राजाओं का विस्तृत विवरण देती है, इसको आप काट दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आप कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 306। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें, सही उत्तर बताएं। फर्स्ट है द बुद्धिस्ट लिटरेचर त्रिपिटिका इज रिटन इन पाली। बौद्ध साहित्य जो त्रिपिटक है वो पाली भाषा में लिखा गया है।
दूसरा त्रिपिटक और विनय पीठिका, सूत पीठिका एंड अभिधम्म पीठिका। अब जो इस त्रिपिटक की बात कही जा रही है, इन त्रिपिटक में 3 होने चाहिए। पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। थर्ड स्टेटमेंट अब देखते हैं। विनय पिटक कंटेन्स dialogues and speeches of the Buddha that deals with the morality and righteous धर्म। अब यहाँ पे जो विनय पिटक है वो नैतिकता और धर्म से संबंधित बुद्ध के संवाद और भाषण इसमें दिए गए हैं, मतलब कि इसमें कंबाइन किए गए हैं और इसमें हैं। तो ये हो गए हमारे 3 स्टेटमेंट। तीनों स्टेटमेंट को आप ध्यान में रखते हुए करेक्ट कोड तो चुनिए। ए है 1 2, बी है 2 3, सी है 1 and 3 और डी है ऑल ऑफ द। क्या होना चाहिए यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए का मतलब है कि 1 and 2, मतलब कि स्टेटमेंट थर्ड गलत है। स्टेटमेंट थर्ड के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। विनय पिटक covers the rules and regulation which should be followed by the Buddhist monk। विनय पिटक में क्या है? नियम और विनिमय इसमें सम्मिलित हैं जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा उनको फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि विनय पिटक में नैतिकता है और धर्म है, ये दोनों ही हमारे नहीं है। क्या होना चाहिए इसमें? हमारे पहले तो होंगे रूल्स एंड दूसरे क्या होंगे? रेगुलेशन। रूल्स और रेगुलेशन किसके लिए? जो हमारे बौद्धिस्ट हैं, ठीक है, बौद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। ठीक है, यहाँ तो होगा 306 तक आपने देख लिया। आप देखिए नेक्स्ट देखिए 307। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए इससे कौन सा कथन सही है। पहला कथन है जातक आर कंपाइलेशन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध। यहाँ पे जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संकलन है। सेकेंड है जातक्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर। जातक जो है बौद्ध कैनोनिकल साहित्य के सबसे अच्छे उदाहरण है। करेक्ट कोड ए होगा 1 B 2 C 1 2 और डी नीदर 1 नॉर 2। क्या होना चाहिए यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन आप देखिए, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए कहने का मतलब है कि हमारा स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 जो है हमारा गलत हो गया। जातक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बुद्धिस्ट नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। नॉन कैनोनिकल लिटरेचर है ये, नॉन कैनोनिकल साहित्य है। ठीक है, पहली बात सही थी कि उसमें बुद्ध के पिछले जन्म के बारे की कहानियों को दिया गया है। 308 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है वो है द अंगमास आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट। अब जो अंगम है वो जैनों का सबसे महत्वपूर्ण जैन की किताब है या फिर जैन टेक्स्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं और इसको अच्छी तरह से जानेंगे। गाथा सप्तशती बाय हल इज अ प्राकृत पोएट्री विच हैज सम एलिमेंट्स ऑफ इरोटिका। अब हाल द्वारा लिखा गया सप्तशती एक प्राकृत काव्य है जिसमें इरोटिका के कुछ तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि गाथा सप्तशती इज सिमिलर टू कामसूत्र। गाथा सप्तशती जो है वो कामसूत्र के समान है। इरोटिका का मतलब ही होता है कि जिसमें काम भावना और ये सब चीज़ों का प्रणय, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हों। तो ये गाथा सप्तशती उससे ही संबंधित है। करेक्ट कोड आपको चुनना है ए 1 B 1 and 2, सी है 2 3 और डी है ऑल ऑफ देम। आपको मैं दिखाता हूँ करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है बी कहने का मतलब है कि आप देखिए यहाँ पे बी कह रहा है 1 and 2, दैट मीन्स स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 3 क्या है? गाथा सप्तशती काम सूत्र के विपरीत है। इट इज ऑपोजिट, एक्सट्रीम। ठीक है, बिल्कुल ही उल्टा है। और इसमें ये बात सही है कि इसमें इरोटिका के कुछ तत्व हैं। इरोटिका मतलब क्या है? काम भावना से संबंधित ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें थोड़ी सी हैं। बट अगर आप उसको कामसूत्र से तुलना करते हैं तो ये बिल्कुल ही 180 डिग्री अपोजिट है। गाथा सप्तशती कामसूत्र के समान नहीं है। नेक्स्ट हम जानते हैं 309। द 3 जेम्स ऑफ द कन्नड़ लिटरेचर पुंपा पुन्ना राना आर द फेमस राइटर्स रिलेटेड टू। अब यहाँ पे कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न पंपा, पुन्ना और राणा जो है वो प्रसिद्ध लेखक हैं जो संबंधित है। ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी हिंदू धर्म से और हमारा डी होना चाहिए यहाँ पे डी है पारसी धर्म से। किसकी बात यहाँ पे कही जा रही है? कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न काफ़ी फेमस लोग होंगे, पंपा, पुन्ना और रन्ना। ये प्रसिद्ध लेखक किससे संबंधित हैं? जैन से, बौद्ध से, हिंदू से और पारसी धर्म से। नेक्स्ट हम जानते हैं करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए जैन धर्म से ये संबंधित है। कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न पंपा, पुन्ना और
वरना ये जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 310। क्वेश्चन नंबर 310 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट, भद्रबाहु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जैन मॉन्क्स एंड वाज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। भद्रबाहु सबसे महान जैन भिक्षुओं में से एक थे और चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक थे। सेकेंड, ये वॉज अ पायोनियर ऑफ श्वेतांबर सेक्ट, वो श्वेतांबर संप्रदाय के अग्रणी थे, फोर रनर। थर्ड जानिए, ही रोड द सेक्रेड कल्पसूत्र, उन्होंने ही कल्पसूत्र लिखा है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। A1, B12, C13 और D हो गया 23। क्या होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही से आपको बताना है। देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा C कहने का मतलब है 1 and 3 स्टेटमेंट 2 स्टैंड स्ट्रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 में कहा गया कि भद्रबाहु जो है, भद्रबाहु के बारे में ये पूरी बात कही जा रही है। भद्रबाहु यहाँ पे लिखा है कि श्वेतांबर संप्रदाय के फोररनर थे या फिर श्वेतांबर संप्रदाय के अग्रणी थे। ये बात गलत है। किससे संबंधित है ये है हमारे दिगंबर संप्रदाय से। दिगंबर कहने का मतलब है कि ऐसे जैन भिक्षु जो कि बिल्कुल ही न्यूड रहते थे। न्यूड रहना किस लिए? क्योंकि वो दिशाओं को ही अपना अंबर मतलब कि कपड़ा मानते थे। तो भद्रबाहु जो है दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 311। इट इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड कंटेन्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द फेथ. It is regarded as the encyclopedia of the Zoroastrianism. It doesn't have a divine status. अब इसको मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। ये पुस्तकों का संग्रह है और इसमें आस्था के विभिन्न पहलू समाहित होते हैं। इसे पारसी धर्म के इंसाइक्लोपीडिया मतलब कि आप समझ सकते हैं एक डिक्शनरी टाइप की के रूप में जाना जाता है और इसकी दिव्य स्थिति नहीं है, मतलब कि इसको उतना ज़्यादा ये नहीं माना जाता। जैसे सेक्रेट जैसे हमारी गीता है या फिर इस्लाम में आप जाइए तो फिर वहाँ पे कुरान है या फिर क्रिश्चियनों का बाइबल है, तो वैसे ही ये बुक नहीं है। बट इसमें कई सारी पुस्तकें मिली होती हैं और कई सारे आस्था के विभिन्न पहलू इसमें होते हैं और पारसी धर्म के लिए इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है। अब यह कौन सी किताब है आपको बताना है। पहला है इट इज़ A डंकार्ड, B बंदिनिशीन, C यसना और D गाथास। कौन सा होगा? चलिए मैं बताता हूँ। सही ऑप्शन है इसका, करेक्ट ऑप्शन होगा A का मतलब है इसका नाम है डंकार्ड। बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखिए, डंकार्ड है और किसके लिए है? ये पारसियों का है, ठीक है। और इसको मतलब वैसे मतलब बहुत ज़्यादा सेक्रेट ये नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इसमें आस्था के विभिन्न पहलू इसमें दिए हुए हैं और पारसी धर्म के लिए इंसाइक्लोपीडिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 312। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। फर्स्ट, आदि ग्रंथ वॉज कंपाइल्ड बाई भाई गुरदास अंडर एजिस ऑफ द गुरु अर्जुन देव। अब आदि ग्रंथ को गुरु अर्जुन देव के तत्वाधान में भाई गुरदास के द्वारा संकलित किया गया था। मतलब कि ये जो है उसको संरक्षण दे रहे थे एंड ही वॉज लुकिंग आफ्टर, वो पूरा सहयोग दे रहे थे गुरु अर्जुन देव जी और गुरु भाई गुरदास जी ने उनको बनाया था। फिर सेकंड हम देखते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब इज रिगार्डेड एज द फाइनल स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ द सिक्स। गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अंतिम आध्यात्मिक अधिकार या फिर आध्यात्मिक प्राधिकार माना जाता है। मतलब कि जैसे गुरु होते थे तो जब 10 गुरु हो गए तो जो 10th गुरु थे हमारे वो क्या है? गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने कहा कि भाई इसके बाद से हो सकता है कि सिखों के बीच भी गद्दी को लेकर के, गुरु की गद्दी को लेकर के हो सकता है लड़ाई सड़ाई हो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि पूरी जितने भी सिख की टीचिंग थी उसको एक बुक में डाला और उस बुक का नाम रखा गुरु ग्रंथ साहिब, राइट। गुरु ग्रंथ साहिब उसका नाम रखा और नाम रखने के बाद उसको सारे जितने भी स्पिरिचुअल अथॉरिटी थे उस बुक को दे दिए गए और उसी बुक का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। और आप जानते हैं कि यह सिखों की सबसे ज़्यादा सेक्रेट बुक है। थर्ड देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब इज रिटन इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। तो ये हो गए हमारे 3 स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं सेलेक्ट द करेक्ट कोड। A है 1, B है 2, 3, C है 3 और D है सारे के सारे सही हैं, ऑल ऑफ देम। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन D होगा, मतलब कि यहाँ पे तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 313। व्हाट डू यू मीन बाय अरदास इन कॉन्टेक्स्ट विद सिखिज्म। अब सिख धर्म के संदर्भ में अरदास से आपका क्या अभिप्राय है? अरदास से आप क्या समझते हैं? A है यह एक पवित्र पुस्तक है, B है यह एक प्रार्थनाओं का सेट है। इंग्लिश में देखते चलिए, A है इट्स अ होली बुक, B है इट्स अ सेट ऑफ प्रेयर, C है इट्स अ फेबल्स एंड पुराणिक स्टोरीज, यह दंत कथाएं और पुराणिक कथाएं हैं इसमें, मतलब काफ़ी पुरानी कथाएं हैं। और D है इट इज़ अ काइंड ऑफ डोनेशन, ठीक है।
यह एक प्रकार का दान है। तो आपने देखा कि सिखों में अगर कोई लिखता है अरदास शब्द, ARDAS, तो अरदास शब्द का क्या मतलब हुआ? तो ये चार जो चीज़ें दी गई हैं इनको देखते हुए आप बताएंगे क्या होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन है बी का मतलब यह एक प्रार्थनाओं का सेट है। अरदास कहने का मतलब ही है कि प्रार्थनाओं का सेट, ठीक है। और किस में? सिखिज्म में, सिखों के लिए है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा बेहतर तरीके से जानेंगे। अरदास जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब के उद्घाटन या इसे बंद करने के दौरान गुरुद्वारा में दैनिक अनुष्ठानों के दौरान प्रार्थना प्रदर्शन का एक सेट है। आप जानते हैं कि हम भी जब अपनी जो सबसे पवित्र पुस्तक है, या फिर जब भी मान लीजिए कि आप कहीं पर रामायण पढ़ रहे हैं, तो रामायण के पहले उसका जो भी अगर कुछ प्रिकर्सर पढ़ते हैं कि ठीक है हम अब खोलने जा रहे हैं, थोड़ा सा प्रार्थना कर लिया है कि चलिए अब हम रामायण का पाठ करेंगे या रामचरितमानस का पाठ करेंगे। उसके बाद से जब बंद करने वाले हैं तो फिर लास्ट में हम भी उसका पाठ करते हैं कि भाई हमने इतने अध्याय तक, इतने जगह तक इसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद एक शंख बजता है, फिर जो है वो बंद हो जाता है। वैसे ही अरदास जो है गुरु ग्रंथ साहिब का जो शुरू होना वाला हिस्सा होता है कि जहाँ से आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसके पहले एक प्रार्थना की जाती है और ख़त्म होने के बाद एक प्रार्थना की जाती है। इन दोनों प्रार्थनाओं के सेट को हम कहते हैं अरदास। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 314 देखते हैं। संगम स्वर एंड ऑर्गेनाइज असेंबली वेयर पोएट्स, बार्ड्स, राइटर ज्वाइन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया। लिटरेचर प्रोड्यूस्ड इन ड्यूरेशन ऑफ दीज असेंबलीज वाज कॉल्ड संगम लिटरेचर। दीज असेंबलीज वर ऑर्गेनाइज्ड बाय। हिंदी में जानिए कि संगम एक संगठित सभा होती थी जहाँ पे कवि, नाटककार और लेखक पूरे दक्षिण भारत से आते थे और उसमें हिस्सा लेते थे। इन सभाओं की अवधि में जो भी साहित्य लिखे जाते थे या जो भी निर्मित किए जाते थे उनको हम संगम साहित्य कहते हैं। इन सभाओं को कौन आयोजित करता था? चोल साम्राज्य, बी चेर साम्राज्य, सी पांड्य साम्राज्य और डी है हमारा चालुक्य साम्राज्य। सही आंसर क्या होगा? इसको ऑर्गेनाइज कौन करता था? सी पांड्य साम्राज्य। पांड्या किंगडम वाले लोग जो थे इस संगम सम्मेलन जो होता था उसको ऑर्गेनाइज करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 314। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और संगम लिटरेचर। अब संगम लिटरेचर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें दो है। एक है हमारा कि एक है अहम और दूसरा पुरम। ये दोनों क्या थे? ये हमारे जो संगम लिटरेचर हैं इसके दो पहलू थे, दो लाइन ऑफ थॉट्स थे, ठीक है। संगम लिटरेचर के लाइन ऑफ थॉट्स मतलब एक स्कूल हो गया। स्कूल कहने का सेंस है कि कैसे लोग, दो विचारधाराएं थी वो थी। तो एक हो गया हमारा अहम और दूसरा हो गया हमारा पुरम, ठीक है। तो अहम के बारे में कहा जा रहा है कि अहम सामाजिक जीवन, नैतिकता, वीरता, रीति रिवाज आदि जैसे अनुभवों की चर्चा इसमें की जाती थी। करेक्ट कोड आपको चुनना है A1, B2, C बोथ 1 and 2 और D नीदर 1 नॉर 2। क्या होना चाहिए? तुरंत देखिए आप यहाँ पे से करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए का मतलब ओनली 1 है, दैट मीन्स जो हमारा ये दूसरा वाला है वो गलत है। दूसरे में क्या कहा गया था? अहम में सामाजिक जीवन, नैतिकता, वीरता, रीति रिवाज आदि जैसे मानवीय अनुभवों की चर्चा की गई थी। ये बात हमारी गलत है। क्या होना चाहिए? अहम जो है वो एक आंतरिक क्षेत्र है, दिस इज इनर फील्ड, और इसमें जो भी बातें की जाती थी वो काफ़ी हमारी बातें जो होती थी मतलब एक अमूर्त चर्चा पर केंद्रित होती थी। इन बातों में क्या क्या होता था? इसमें लोग बात करते थे लव के बारे में, उसके बाद से बात करते थे सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में, ठीक है, प्रेम के बारे में, यौन संबंधों के बारे में, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में लोग चर्चा करते थे। जबकि वहीं पे अगर मैं पूरम की बात बोलूँ तो पूरम में क्या करते थे लोग? पूरम में आप जानिए कि पूरम में ये आउटर फील्ड था और जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी बाहरी क्षेत्र हैं जैसे सामाजिक जीवन, नैतिकता, वीरता, रीति रिवाज, ये सारे मानवीय अनुभवों की चर्चा की जाती थी। मतलब कि जो स्टेटमेंट में अहम लिखा था वो अहम न हो करके क्या होना चाहिए था? वहाँ पे पूरम होना चाहिए था, तो वो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता। इसलिए अहम क्या है? वो खासकर जो मानव के जो आंतरिक पहलू हैं जिनको लोग आपस में लगभग डिस्कस कम करते हैं, जैसे प्रेम हो गया, यौन संबंध हो गया, उसके बारे में अहम था, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 315। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट विल सी फर्स्ट संगम वाज ऑर्गेनाइज्ड एट मदुरई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अगस्त। अब अगस्त की अध्यक्षता में मदुरई में पहला संगम आयोजित किया गया था। दूसरा देखिए, तोलकापियम वाज कंपाइल्ड इन सेकंड और मिडिल संगम। तोलकापियम
का संकलन दूसरे या मध्य संगम में किया गया था। तो ये हो गए हमारे दो स्टेटमेंट के बाद से अब हम देखते हैं इसको आगे क्या होगा। देखिए हमारे पास सेलेक्ट द करेक्ट कोड है, ए ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है नीदर 1 nor 2। क्या ऑप्शन होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन हमारा सी होना चाहिए। सी कहने का मतलब है कि बोथ 1 and 2 हमारे दोनों ही सही हैं। फिर से ध्यान दीजिए और इसको रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए। अगस्त की अध्यक्षता में मदुरई में पहला संगम आयोजित किया गया था। दूसरा क्या है? तोल्काप्पियम वॉज कंपाइल्ड इन सेकेंड और मिडिल संगम। और जो दूसरा या फिर मध्य संगम था उसमें तोल्काप्पियम का संकलन किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 316 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑफ संगम लिटरेचर वॉज रिटन इन सेकेंड और मिडिल संगम। अब संगम साहित्य में जितने भी अभी फिलहाल में निवर्तमान जो चीज़ें हैं, मतलब जो साहित्यों का कोश है, उसमें दूसरे या मध्यम संगम में इसमें से अधिकतर लिखी गई हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा संगम हमारा है वो क्या है? ये बताता है कि नरकिरर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था दूसरा संगम। ठीक है। द संगम और मिडिल संगम वॉज ऑर्गेनाइज इन द चेयरमैनशिप ऑफ नरकिकर। ठीक है। अब हमारे पास सेलेक्ट द करेक्ट कोड देखेंगे। ए 1 है, बी 2 है, सी बोथ 1 and 2 है, डी नीदर 1 nor 2 है। क्या होना चाहिए? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी हो गया। मतलब कि दोनों ही कथन गलत हैं। दोनों कथनों को हम फिर से देखेंगे कि भाई जब गलत है तो सही क्या होना चाहिए। इसमें है कि मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑफ संगम लिटरेचर वॉज रिटन इन द थर्ड संगम। मतलब कि संगम साहित्य में जितने भी मौजूदा साहित्य के कोश हैं उन सबको सेकंड में न लिख करके किस में लिखा गया था? तीसरे संगम में लिखा गया था। और स्टेटमेंट में हमारे क्या दिया है? स्टेटमेंट को फिर से देखिए। स्टेटमेंट में लिखा है यहाँ पे कि संगम साहित्य के अनुसार जितने भी निवर्तमान उसके साहित्यिक कोश हैं उन साहित्यिक कोशों को दूसरे या मध्यम संगम में लिखा गया था। ठीक है। साहित्य के बारे में तो दूसरे या मध्यम संगम के बारे में लिखा गया था, ये गलत है। क्या होना चाहिए? यहाँ पे थर्ड संगम में इनको लिखा गया था। नेक्स्ट दूसरा जो कहता है कि दूसरा संगम नक्कीकर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, ये बात गलत है। बात क्या सही होगी? बात है कि दूसरा या मध्यम संगम का आयोजन शुरू में अगस्त और फिर उनके शिष्य तोल्काप्पियर की अध्यक्षता में किया गया था। नाम बिल्कुल ही आप याद रखें कि यहाँ पे जो नरकिकर की अध्यक्षता में दूसरा संगम करने की बात की जा रही है वो हमारी गलत है। क्या हुआ? पहले इसको किसने किया था? अगस्त ने। अगस्त के बाद से कौन किया है? तोल्काप्पियम। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 317 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा दिया गया स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है तोल्काप्पियम इज अ फेमस टेक्स्ट बुक इन संगम लिटरेचर। तोल्काप्पियम क्या है? संगम साहित्य का एक प्रसिद्ध पाठ्य पुस्तक है। मतलब कि उसका एक लिटरेचर का एक हिस्सा है, एक किताब है। ठीक है। दूसरा आप देखिए कि इट फोकसेस ऑन द तमिल सोसाइटी एंड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज इट वॉज एक्सपीरियंसिंग। अब यह एक तमिल समाज और उनके आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन पर केंद्रित था जिसका यह उस समय लोग जो थे अनुभव कर रहे थे। क्या ऑप्शन होगा? सेलेक्ट द करेक्ट कोड है आपके पास। ए है 1, बी है 2, सी बोथ 1 and 2 और डी नीदर 1 और nor 2। क्या होगा यहाँ पे? देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए कहने का मतलब है कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज राइट। स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा गलत है। स्टेटमेंट 2 के ऊपर हम देखेंगे कि इसमें जो चीज़ें कही गई हैं कि इट फोकसेस ऑन द तमिल सोसाइटी। कौन फोकसेस? तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम जो है वो तमिल सोसाइटी के ऊपर फोकस करता था और इसमें उस समय जो लोग जो आर्थिक या फिर राजनैतिक जो परिवर्तन को फील कर रहे थे उसके बारे में इसमें कहा गया था। यह बात जो है सेकंड वाली हमारी गलत है। इस बात में क्या होना चाहिए? ये है कि तोल्काप्पियम क्या है? तमिल व्याकरण पर एक पाठ्य पुस्तक है, साहित्य पे नहीं है। क्या है? तमिल व्याकरण पे है, जो शब्दों और वाक्यों के विभक्ति और वाक्य विन्यास को देता है। इसका मतलब ये है कि इट वॉज नॉट रिलेटेड टू द हाउ द पीपल वर फीलिंग इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इन दैट टाइम ऑफ तमिल सोसाइटी। उससे मतलब नहीं था। भाई व्याकरण है तो व्याकरण में यहाँ पे ये सिखाया जा रहा था कि शब्द या फिर वाक्यों को कैसे जो है आप उनको क्लासिफाई करते हैं, कैसे रखते हैं, और उसमें आवास, जानवर, पौधों और मनुष्यों का वर्गीकरण भी शामिल है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 318 हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मलयालम लिटरेचर, मलयालम लैंग्वेज। आप जानिए कि मलयालम भाषा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्या होना चाहिए? ए तिरुवल्लुवर को, बी अंडेल को, सी चेरामान को और डी इज्जुतच्छन को। क्या होगा सही आंसर? सही होगा करेक्ट ऑप्शन डी। मतलब कि ये देखिए इज्जुतच्छन साहब जो हैं यहाँ पे EZHUTHACHAN इज्जुतच्छन साहब, इनको मलयालम भाषा के पिता के रूप में जाना जाता है। मतलब आप लिख सकते हैं कि फादर ऑफ मलयालम लैंग्वेज। ठीक है, एकदम दिमाग में बिठा लेना है इसको, कभी कोई किसी एग्ज़ाम में आता है बिना इसको सही किए नहीं जाना है। 318 देखिए सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें 319 चंपू इज अ स्टाइल ऑफ। चंपू क्या है? चंपू एक शैली के बारे में बताया गया है। चंपू एक शैली है। कौन सी शैली है? चित्रकला की शैली है, संगीत की शैली है, साहित्य की शैली है, वास्तुकला की शैली है। इंग्लिश में जान लिए, ए पेंटिंग की, बी म्यूजिक की, सी लिटरेचर की, यहाँ पे लिटरेसी नहीं, यहाँ पे इसको क्या लिखिए लिटरेचर की, और डी है आर्किटेक्चर की। तो ये चंपू के बारे में क्या है? चंपू इन चारों चीज़ों में से क्या है? करेक्ट कोड आपको बताना है कि कौन सा है यहाँ पे। जानिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। सी मतलब है कि चंपू जो है हमारी वो दिस इज रिलेटेड एक्चुअली टू लिटरेचर। बिल्कुल अच्छी तरह से जान लीजिए, मैं इसी पेज पर लिख रहा हूँ ताकि आपको रिमाइंड होता रहे कि चंपू किससे संबंधित है, लिटरेचर से संबंधित है। यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल चुका है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डेलिब्रेट करता हूँ। चंपू इज अ लिटरेसी स्टाइल एंड रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ पोइट्री एंड प्रोज। चंपू क्या है? चंपू एक तरह की साहित्य शैली है जिसमें क्या होता है? गद्य। गद्य का मतलब होता है जब आप प्रोज लिखते हैं, राइट, प्रोज। और दूसरी क्या होती है? पोइट्री, उसको बोलते हैं हम पद। तो प्रोज और पोइट्री का जो कॉम्बिनेशन होता है उस वो जो है वो चंपू में दिखता है। अब इस शैली का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तेलुगु में, उड़िया में, कन्नड़ में, और इसके साथ साथ संस्कृत साहित्य में भी आपको ये मिल जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 320 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट विद तेलुगु लिटरेचर। तेलुगु लिटरेचर के संबंध में कौन सा हमारा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है हमारा विजयनगर पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। विजयनगर काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। दूसरा है नाचना सामंत वॉज द फर्स्ट पोएट इन तेलुगु। नाचना सोमनाथ, सोमनाथ है यहाँ पे, सामनाथ लिखा है, सोमनाथ तेलुगु के पहले कवि थे। थर्ड है हमारे पास नाचना सामंत वॉज अ वेल नोन कोर्ट पोएट ऑफ किंग कृष्णदेव वर्षाय। ठीक है, नाचना सोमनाथ जो थे वो राजा कृष्णदेव राय, जब राजा कृष्णदेव राय की आप चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से आपने नॉर्मल एज अ बच्चे में तेनाली रामन की कहानी पढ़ रखी होगी। तेनाली रामन को बताया जाता था कि वो राजा कृष्ण राय के ही दरबार में थे। तो नाचना सोमनाथ के बारे में कहा जा रहा है, नाचना सोमनाथ जो है वो राजा कृष्णदेव राय के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? और कहाँ के थे नाचना सोमनाथ? तेलुगु में पहले कवि थे। विजयनगर काल को तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। करेक्ट कोड आपको चुनना है A1, B2, C23 और D ओनली 1 and 2। क्या होना चाहिए हमारा? करेक्ट ऑप्शन ए होना चाहिए। ए का मतलब हो गया हमारा ओनली 1, दैट मीन स्टेटमेंट 2 and 3 आर रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 and 3 रॉन्ग है। इसको हम कैसे कहेंगे? आप देखिए कि यहाँ पे बात जो लिखी है सेकंड में कि नचना, क्या नाम है जिनकी बात कही जा रही है? नचना सोमनाथ। ठीक है, नचना सोमनाथ ये लिखा है कि ये फर्स्ट हमारे तेलुगु पोएट थे। ठीक है, तेलुगु पोएट थे। ये बात बिल्कुल ही गलत। नाचना सोमनाथ उनका नाम नहीं था। उनका नाम क्या था? आप देखिए यहाँ पे उनका नाम था नन्नैया। नन्नैया साहब जो थे वो हमारे तेलुगु के फर्स्ट पोएट थे। ठीक है, अब दूसरा क्या है? नचना सोमनाथ राजा कृष्णदेव राय के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। ये भी बात हमारी गलत हो जाती है। क्या है? नाचना सोमनाथ राजा बुक्का एक के जाने माने दरबारी कवि थे। अब बुक्का कौन है और कृष्णदेव राय कौन है? दोनों ही संबंधित हैं। आप जानिए कि हमारे विजयनगर एम्पायर से, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं विजयनगर एम्पायर की बात लिखूँ तो विजयनगर एम्पायर की जो स्थापना थी वो दो भाइयों ने की थी। एक थे हरिहर और दूसरे जो थे वो हमारे बुक्का। और ये दोनों ही मतलब यादवों का, जो उस समय तेलुगु क्षेत्र में रहने वाले यादवों का राज था ये। और बाद के समय में इसको कहा जाता है कि सिंगल सर्वाइविंग हिंदू स्टेट था ये।
ठीक है। उस समय आप जानिए कि इन्हीं के बुक्का और हरिहर के ही जो थे सक्सेसर वो थे राजा कृष्णदेव राय। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो नाचना सोमनाथ की बात कही जा रही है वो जो है वो कृष्णदेव राय के दरबारी कवि न होकर के उससे पहले बुक्का के जो थे वो दरबारी कवि थे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 321। ड्यूरिंग कृष्णदेव राय's reign 8 learned Telugu boys were attached to his court. They were called, उनको क्या कहा जाता था? हिंदी में जानिए। कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान 8 विद्वान तेलुगु कवि उनके दरबार में जुड़े होते थे। उन लोगों को क्या कहा जाता? ए है एट्टुथोगई, बी है अष्टदिग्गज, सी है अष्टश्रेष्ठ और डी है अष्टरत्न। क्या करेक्ट कोड होगा आपको मैं दिखाता हूँ। करेक्ट ऑप्शन होगा बी अष्टदिग्गज। दिग्गज मतलब कि जो टॉप हो, टॉप के कवि जो होते थे किसके दरबार में? यहाँ पे हमारे कृष्णदेव राय साहब के दरबार में। कृष्णदेव राय कौन थे? अभी अभी पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। आप जो है विजयनगर एम्पायर जो था उसके महाराज थे। विजयनगर एम्पायर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे हमने जाना था 2 भाई थे, कौन? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और कृष्णदेव राय जो थे उनके सक्सेसर थे। अब कृष्णदेव राय के दरबार में कितने पोएट्स थे? 8 पोएट्स थे, 8 टॉप के पोएट। और चूंकि टॉप के पोएट थे इसलिए ये टॉप के थे इसलिए इनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। दिग्गज मतलब जो टॉप पे हो, ठीक है, सुप्रीम हो। तो ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 322। हु वॉज नोन एज आंध्र कविता पितामहु। अब किन्हें आंध्र कविता मतलब कौन से व्यक्ति को आंध्र कविता पितामहु के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा तेनाली रामकृष्ण, बी है अल्लाह सनानी पेड़ना, डी है मड़ैयागिरी मल्लाना और डी है रामराज भूषण। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। आपको एक ही नाम बताना है कि इसमें है कौन, तो कोड देने की ज़रूरत नहीं है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन बी होगा अल्लाह सानी पेड़ना। ये कविता पितामहु, तो आंध्र प्रदेश में कविता के पितामहु या फिर पितामह कर सकते हैं, दादा। आई होप कि तेलुगु में इसका जो है यही मतलब होना चाहिए और बिल्कुल यही है। तो आंध्र प्रदेश में कविता के पितामह किसको कहा जाता है? अल्लाह सनी पेड़ना को। नेक्स्ट हम चलते हैं 323 देखते हैं। कृष्णदेव राय while traveling via Vijayawada during his culling campaign himself wrote a treatise which is a treatise stating the instance of Lord Vishnu in his dream. This treatise name is। अब क्या हुआ एक बार कि कृष्णदेव राय जब कलिंग अभियान के दौरान कलिंग के ऊपर आक्रमण करने के दौरान, कलिंग उस समय का क्या था? उड़ीसा था। और कलिंग काफ़ी फेमस है, पता है आप। जब अशोक जो है उसने भी कलिंग के ऊपर जो है एक मिशन किया था एंड ही अटैक किया था कलिंग को, राइट। और लास्ट में बहुत ज़्यादा वहाँ पे जब लोग मरे थे, लास्ट में कलिंग की जो मतलब औरतें थी कलिंग की, वो लड़ने के लिए अशोक से आगे थी। और बाद में इसी वजह से जब जो उसमें युद्ध में लोग मारे गए उसकी वजह से अशोक ने धर्म परिवर्तन करके और क्या है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये हो गया कलिंग के बारे में। बस आपका कलिंग से मतलब नहीं है यहाँ पे उड़ीसा, मतलब इतना अशोक और मौर्य से मतलब नहीं है। क्या मतलब है कि कलिंग के बारे में जाना था इसलिए स्टोरी कहनी पड़ी। उसी तरह कृष्णदेव राय कहाँ से थे? विजयनगर एम्पायर से थे। ठीक है, विजयनगर एम्पायर से थे। तो विजयनगर एम्पायर ने भी बाद में कोशिश किया था किसके ऊपर आक्रमण करने का? उड़ीसा के कलिंग के ऊपर। तो जब वो आक्रमण करने जा रहे थे तो उसी दौरान कृष्णदेव राय ने एक ग्रंथ लिख दिया, ट्रेटाइस, एक ग्रंथ लिखा। और उस ग्रंथ में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु जो थे वो कृष्णदेव राय के सपने में आए थे और उन्होंने जो भी बातें बताई ये इस ग्रंथ में वही सारी बातें हैं। इस ग्रंथ का नाम उन्होंने क्या रखा था? उस ग्रंथ के नाम से हमको मतलब है, क्वेश्चन नाम से संबंधित है। ए है जामवती कल्याण, बी है रसमंजरी, सी है औलुकता मालिदा और डी है मदालसा चरिता। क्या होना चाहिए आपका? करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी का मतलब है कि ये अमुक्ता मालिता, राइट। तो ये अमुक्ता मालिता जो है वो किताब है जिसको किसने लिखा था? हमारे कृष्णदेव राय ने इस अमुक्ता मालिका को लिखा था। कब लिखा था?
जब वो ही वॉज गोइंग टू अटैक ओवर कालिंग। तो उस समय उन्होंने कहा कि रात में भगवान विष्णु जो है वो ड्रीम में मेरे आए थे, उन्होंने जो बातें कही हैं वही इन चीज़ों में हमारे अमुक्ता मालिदा के अंदर सारा वही चीज़ का संकलन है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं 324, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब देखिए हमारे पास क्या है। 1, पंपा वॉज नोन एज द फादर ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। अब पंपा को कन्नड़ साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है, एक हो गया। दूसरा आप जाइए, पंपा वॉज अटैच्ड टू द कोर्ट ऑफ द राष्ट्रकूट किंग कृष्ण III। पंपा को राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय थर्ड के दरबार से जुड़ा था, मतलब पंपा जो थे राष्ट्रकूट राजा के दरबार में थे। तीसरा जानिए कि पंपा हैज़ रिटन अ फेमस ट्रेटाइज शांति पुराण। पंपा ने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम है शांति पुराण। तो अब आपने देखा कि ये हमारे हो गए 3 स्टेटमेंट। अब इस 3 स्टेटमेंट से ही संबंधित हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। करेक्ट कोड आपको चुनना है। ए देखिए ओनली 1 हो गया, बी है ओनली 1 and 2 हो गया, और सी है हमारा ओनली 2 and 3 हो गया, और सी हो गया ओनली 1 and 3, और डी हो गया ओनली 2 and 3। आपको बताना है कि कौन सा सही है। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए मतलब ओनली 1। इसका मतलब कि 2 और 3 जो है वो हमारे गलत है। 2 में क्या गलत है? 2 में पहला कहा जा रहा है कि ये पंपा जो थे वो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के दरबार में थे, लेकिन वो गलत है। पंपा जो थे वो चालुक्य और केसरी के दरबार में थे। तो ये बात आप यहीं से काट सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो 2 लिखा है उसको आप काटिए। राष्ट्रकूट नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे होगा चालुक्य। ठीक है, चालुक्य किंग। और चालुक्य किंग का नाम क्या था जिसके दरबार में थे? उसका नाम था अरिकेसरी। अरिकेसरी के दरबार में थे कौन? पंपा। ठीक है, पंपा जो थे अरिकेसरी के दरबार में थे। फिर आप देखिए तीसरा है, पंपा ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ शांति पुराण लिखा है। ये भी बात गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? पंपा ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ आदि पुराण लिखा है, जबकि शांति पुराण पुन्ना द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल ही ध्यान दे दीजिए, पंपा ने क्या लिखा है? एक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है आदि पुराण। ठीक है, दिस हैज बीन रिटन बाय हमारे पंपा। जबकि जिस चीज़ को लिखा है यहाँ पे शांति पुराण की अगर मैं बात करूँ तो इसको किसने लिखा है भाई? इसको लिखा है पुन्ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 325, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है? पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, तारीख़ फिरोज शाही इज रिटन बाय जलालुद्दीन बरनी। अब तारीख़ फिरोज शाही को जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। ठीक है, दूसरा आप देखिए कि इट हैज़ बीन रिटन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। अब इसको दिल्ली सल्तनत के दौरान लिखा गया था। थर्ड देखिए कि इब्न बतूता एक्सप्लेन द सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ द मुगल पीरियड। इब्न बतूता ने मुगल काल के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को बताया था। तो ये 3 स्टेटमेंट हमारे पास हो गए। आपको बताना है कि करेक्ट कोड जो है वो हमारा यहाँ पे कौन सा है। करेक्ट कोड देखिए, ए है हमारा 1, बी है 1, 2, सी है ओनली 2 and 3, और डी है 1 and 4। क्या सही आंसर होगा? सही आंसर आप यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन बी है। यहाँ पे बी का मतलब हुआ कि ओनली 1 and 2 है। इसका मतलब कि जो हमारे स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 3 जो है वो हमारा गलत है। 3 में क्या है? इब्न बतूता ने मुगल काल के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को समझाया था। ये बात हमारी गलत है। इब्न बतूता जो है वो उसने किसके? दिल्ली सल्तनत काल में वो आया था, और दिल्ली सल्तनत काल के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को इब्न बतूता ने समझाया था। ये हो गया हमारा 326। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, राजम नामा इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम ऑफ महाभारत इनटू पर्शियन। अब इसमें रजमनामा महाभारत का एक अनुवादित रूप है जो कि फारसी में लिखा गया है। दूसरा है, राजमनामा इज रिटन बाय अबुल फजल। राजमनामा को किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। अब हमारे पास करेक्ट कोड चुनने हैं, A1, B2, C1, 2 और D है नीदर 1 नॉर 2। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ए का मतलब होगा हमारा ओनली 1, राइट।
अब कथन 2 जो है स्टेटमेंट 2 गलत है। क्या है? रज्मनामा बदौनी के द्वारा लिखा गया है, यही आपको लिखना है। रज्मनामा जो है अबुल फजल के द्वारा नहीं लिखा गया है। अबुल फजल को दोनों जगहों से काट सकते हैं। और किसने लिखा है इसको? अबुल फजामा, इसको लिखा है बदौनी ने। क्या है रज्मनामा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ये चीज़ जाननी जरूरी है। रज्मनामा जो है दैट इज़ एक्चुअली महाभारत के बारे में ही है, और महाभारत को पर्शियन भाषा में लिखा गया है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। और यही है रज्मनामा, और इसको लिखा किसने है? ये हमारे बदौनी साहब ने लिखा है। नेक्स्ट हम चलते हैं 327, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली? कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है? हमारे पास 1 है, हुमायूं नामा को हुमायूं ने लिखा है। आईने अकबरी को कहा गया है कि फैजी ने लिखा है। और सी, पद्मावत को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। और 4, अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है। 4 हो गए। उसके बाद करेक्ट कोड देखिए, ए जो है 1 2 3 है, बी है 2 4 है, सी 3 4 है, और डी 1 2 4 है। क्या हमारा सही होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन सी होगा। सी का मतलब 3 और 4 जो है हमारा सही है, मतलब कि 1 और 2 हमारा गलत है। हुमायूं नामा को किसने लिखा है? तो देखिए, हुमायूं नामा को हुमायूं ने नहीं लिखा है। हुमायूं नामा को किसने लिखा है? कि हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है। तो ये हुमायूं आप काटिए और यहाँ पे लिखिए क्या होगा? गुलबदन बेगम, ठीक है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा है, हुमायूं नामा को, राइट। वैसे ही आईने अकबरी को फैजी ने नहीं लिखा है, फैजी ने नहीं लिखा है। तो आईने अकबरी को किसने लिखा है यह आप बताएंगे, और उस व्यक्ति का नाम है आईने अकबरी को अबुल फजल ने ही लिखा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 328, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी इन कॉन्टेक्स्ट विद हिंदी लिटरेचर। अब हिंदी साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित है? नंबर ए है, सबसे पहले भारतेंदु युग आया, फिर आप जाएंगे छायावाद युग आया, फिर द्विवेदी युग आया, फिर समकालीन युग आया। तो ए एक हो गया। बी में यही पलट दिया गया है, थोड़ा सा छायावाद पहले कर दिया गया है, द्विवेदी और भारतेंदु, और फिर लास्ट में समकालीन है। और सी में भारतेंदु पहले है, द्विवेदी उसके बाद है, समकालीन काल उसके बाद है, और छायावाद युग जो है उसके बाद है। डी में आप सबसे पहले फिर से भारतेंदु है, और द्विवेदी है, छायावाद है, और समकालीन है। तो ये चारों जो है इनके ऑर्डर हैं, ठीक है। पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो ये आरोही क्रम में इनके ऑर्डर हैं। कौन सा ऑर्डर सही है? करेक्ट ऑप्शन डी सही है। आप जानिए कि भारतेंदु युग पहले था, द्विवेदी युग उसके बाद में आया है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, भारतेंदु युग को आप 1 लिख दे दीजिए, द्विवेदी युग को हमेशा आप 2 लिखिए, छायावाद युग जहाँ पे भी देखें हैं उसको 3 लिखिए, और कंटेम्प्रेरी पीरियड जो अभी का समकालीन है उसको आप 4 लिख लीजिए। तो इस तरह से आप अच्छे तरह से इनको बता सकते हैं क्रोनोलॉजी को, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा 329, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आप कथन एक एक करके यहाँ पर देखते जाइए क्या कथन है। देखिए, पहला कथन है कि आनंद मठ इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आनंद मठ को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। दूसरा है कि हमारा जो नेशनल एंथम है वो आनंद मठ से लिया गया है। नेशनल एंथम की हमारा क्या है? बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, हमारा नेशनल एंथम है जन गण और मन। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। आपने बिल्कुल सुन रखा है, और काफ़ी मतलब ऐसे ही नहीं गाना है, इसके लिए बकायदे जब भी ये गाया जाएगा आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कितने सेकंड में गाया जाएगा। उसके अलावा उसका एक संक्षिप्त रूप भी है, वो भी कितने सेकंड में गाया जाता है, जो कहीं कहीं पे गाया जाता है। हमने अपना जो इंडिया ईयर बुक कवर किया है उसमें बिल्कुल ही डिटेल में बताया है कि जन गण मन जो कि हमारा नेशनल एंथम है उसको कितने देर में गाया जाना चाहिए, और उसका एक जो है शॉर्ट फॉर्म जो है उसको कितने देर में गाया जाना चाहिए, और वो भी ऑफिशियली गाया जाता है। चलिए उन सब चीज़ों को हटाइए, आप यहाँ पे बताइए कि 2 स्टेटमेंट जो आपने देखे हैं, आनंद मठ इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और दूसरा है आवर नेशनल एंथम इज टेकन फ्रॉम आनंद मठ, क्या दोनों बातें सही हैं या गलत है? सेलेक्ट द करेक्ट कोड है। आप देखिए क्या करेक्ट कोड यहाँ पे होगा, हमारा ओनली 1 होगा, B2 होगा, C12 होगा,
और डी नीदर वन नॉट टू होगा, दोनों में से कोई भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? दोनों ही कथन हमारे गलत हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। आनंद मठ इज रिटन बाई बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ को किसने लिखा है भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, तो ये बात जो है बिल्कुल ही आपकी गलत हो जाती है। दूसरा क्या है? नेशनल एंथम जो है वो कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया, और गीतांजलि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और वहीं से हमारा नेशनल सॉन्ग जो है, नेशनल सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम आनंद मठ। दोनों में क्या अंतर है आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा दूँ। जैसे ही हम बात करते हैं नेशनल, ठीक है, यहाँ पे ठीक से लिखिए, नेशनल एंथम की, तो नेशनल एंथम हमारा क्या है? चलिए कमेंट में आपका फट से आना चाहिए, क्या है? जन गण मन। जन गण मन, इसको लिखा, ये कहाँ से लिया गया है? इसको लिया गया है हमारे गीतांजलि से। और गीतांजलि को किसने लिखा है? ये हमारे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। वहीं अगर हम बात करें कि नेशनल सॉन्ग की, नेशनल सॉन्ग जो है, क्योंकि जितना जन गण मन इम्पोर्टेंट है उतना ही वंदे मातरम इम्पोर्टेंट है, और दोनों को संविधान में बराबर स्थिति दी गई है। चलिए नेशनल सॉन्ग को वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग जो है वो हमारा वंदे मातरम है, और इसको लिया गया कहाँ से? जो यहाँ पे बात लिखी गई है आनंद मठ से, तो आनंद मठ से इसको लिया गया है। और आनंद मठ को लिखने वाले कौन है? क्या नाम है उनका? फट से बताइए। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो आपने देखा कि ये कैसे हम अच्छे से इसको पढ़ते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2-3 बातें आपको पता चल गई। नेक्स्ट हम चलते हैं 330। डिंगल पिंगल इज रिलेटेड टू। क्या है डिंगल पिंगल? डिंगल पिंगल आप देखिए और याद कीजिए दिमाग में, आप चूंकि इसको पढ़ चुके हैं। चलिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ क्या होना चाहिए। डिंगल पिंगल क्या है? गुजराती लिटरेचर है, गुजराती साहित्य है। बी राजस्थानी साहित्य है। सी मराठी साहित्य है। और डी बंगाली साहित्य है। 4 ऑप्शन हो गए हमारे पास। क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल ही अपने दिमाग पे जोर दे करके आप मुझे बताएं कि ये डिंगल पिंगल है क्या? क्या होगा? चलिए आपको मैं दिखाता हूँ क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन बी है। इसका मतलब कि डिंगल और पिंगल हमारी क्या है? डिंगल पिंगल हमारी राजस्थानी साहित्य है ये डिंगल पिंगल। नेक्स्ट हम चलते हैं। ढोला मारू इज अ फेमस टेक्स्ट ऑफ। ठीक है, ढोला मारू। देखिए ढोला मारू के बारे में कहा जा रहा है, ढोला मारू। ठीक है, DHOLAMARU। ढोला मारू क्या है? यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब कहाँ का प्रसिद्ध ग्रंथ है? असमिया ग्रंथ है, कन्नड़ साहित्य है, राजस्थानी साहित्य है और पंजाबी साहित्य का है। इन चारों में से किसका है? करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो गया। फिर से राजस्थानी साहित्य का ये हिस्सा है। ठीक है, राजस्थानी साहित्य का हमारा ये हिस्सा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 332। 332 क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। स्टेटमेंट आपको देखने हैं, बताने कौन सा सही है। फर्स्ट है संख्या स्कूल वॉज फाउंडेड बाय कपिल मुनि। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? सांख्य की। अब आपके दिमाग में देखिए हम धीरे धीरे हिंदू धर्म की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि पूरा आर्ट एंड कल्चर ही है। इसमें हमने किसके बारे में जाना? सबके बारे में, डांस फॉर्म के बारे में जाना, कहाँ से क्या चीज़ें मिलती हैं वो जाना, कहाँ पे कौन सा मार्शल आर्ट वो होता है वो जाना, नृत्य क्या होता है। उसके बाद से हम जान रहे हैं कि कौन सा लिटरेचर है। अब हमारे हिंदुओं के लिटरेचर पे इसमें सांख्य है। दिमाग पे जो डालिए सांख्य क्या है। अगर आप फिलॉसफी पढ़ेंगे इंडिया में, तो जो अगर हिंदू फिलॉसफी पढ़ें तो इसमें लगभग 6 है। ठीक है, 6 फिलॉसफी है हमारी। ठीक है, 6 फिलॉसफी है। अब ये जो 6 फिलॉसफी है उसमें अलग अलग है, तो उसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? सांख्य की। सांख्य मतलब कि नंबर, संख्या। तो सांख्य की विचारधारा किसने दी थी? कपिल मुनि ने दी थी। दूसरा, यह विचारधारा अद्वैतवाद में विश्वास रखती है। अद्वैतवाद का मतलब क्या हुआ? अद्वैत मतलब द्वै मतलब 2 हो गया, और मतलब कि 2 से ज़्यादा जहाँ पे भी गॉड को आप बिलीव करते हैं वो द्वैतवाद हो गया। जबकि अद्वैतवाद क्या होता है? देयर इज़ वन सिंगल गॉड। ये हमारे हिंदू धर्म का भी नोशन है, और एक बिल्कुल ही अलग लाइन ऑफ थॉट है अद्वैतवाद के ऊपर। तीसरा आप जानिए, यह विचार पद्धति अन्वेषण की अपनी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी विचार पद्धति?
पूरी की पूरी बात यहाँ पे कही जा रही है कि ये सांख्य के बारे में है, लेकिन सांख्य तो बिल्कुल ही अलग फिलॉसफी है। आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप देखिए कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी का मतलब हुआ 1 और 3 हमारा सही है। इसका मतलब कि स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा गलत है। स्टेटमेंट 2 में क्या गलत है, आप देखिए यह जो विचारधारा है, कौन सी विचारधारा, यहाँ पे विचारधारा को बिल्कुल नाम लिखिए। यहाँ पे इस विचारधारा के नाम है सांख्य, और सांख्य को लिखा है किसने, आपको यहाँ पे पता चल गया कपिल मुनि, ठीक है, कपिल मुनि ने लिखा है। और यह जो विचार है वह द्वैतवाद में, मतलब कि ड्युअलिज्म में यह विश्वास करता है, द्वैतवाद में विश्वास करता है। इसका मतलब क्या है कि आत्मा तथा पदार्थ क्या है, दैट इज द सोल एंड द मैटर आर सेपरेट एंटिटीज। इसका मतलब है कि हमारी आत्मा, राइट, आत्मा और मैटर का मतलब पदार्थ, यहाँ पे मैटर वो पदार्थ नहीं है, मैटर मतलब शरीर और आत्मा जो क्या है, दो सेपरेट एंटिटीज है, दो डिफरेंट निकाय है, और दोनों का ही बिल्कुल अलग अलग काम है। और अच्छा आदमी कर्म तभी करता है जब ये स्वस्थ तभी रहता है जब ये दोनों कॉम्बिनेशन में चले। 333 देखिए, बिल्कुल से फिर से हम फिलॉसफी के ही ऊपर आ रहे हैं, और फिर से हम ये जो क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन किसके बारे में होगा, आपको अच्छे तरीके से सांख्य के बारे में ही है। देखिए, सांख्य स्कूल वेंट थ्रू 2 phases ऑफ डेवलपमेंट। अब जो हमारा सांख्य स्कूल था, सांख्य का लाइन ऑफ थॉट था, वो 2 तरह के उसमें विकास हुए हैं। पहला हुआ है ओरिजिनल सांख्य, जिसको कि हम मूल सांख्य कहते हैं, और दूसरा हुआ है नवीन सांख्य। अब दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, मूल सांख्य में और नवीन सांख्य में। अब अंतर लिखने की मैं बात बोल रहा हूँ, धीरे धीरे ये आपका नहीं, आपको लग रहा है ये आपका मेंस का भी क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप फिलोसफी वगैरह पढ़ रहे हैं। अच्छे से ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मूल सांख्य में और नए वाले सांख्य में क्या अंतर है। स्टेटमेंट 1 है, ओल्ड सांख्य propounded the spiritual views of the creation of the universe, where new Sankhya propounded a rational and scientific view of creation of universe। देखिए, कहा जा रहा है कि मूल सांख्य में ब्रह्मांड की सृष्टि के संबंध में, कि ब्रह्मांड हमारा कैसे बना था, हमारा यूनिवर्स जो है वो हाउ इट वाज फॉर्म्ड, यूनिवर्स के फॉर्मेशन के ऊपर ये था। कौन सा, ओरिजिनल या फिर मूल सांख्य। तो उसके बारे में स्पिरिचुअल जो इनका एंगल है वो बताता है, जबकि न्यू सांख्य है वो हमारा किस चीज़ में, इसी यूनिवर्स के फॉर्मेशन में जो आज हमारा तर्कपूर्ण तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको देता है। 2 सांख्य हो गए हमारे। दूसरा जानिए कि मूल सांख्य, फिर से दूसरा स्टेटमेंट अब देखते हैं। मूल सांख्य का मानना था कि ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए किसी दैविक कारक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी, जबकि नवीन सांख्य का तर्क है कि ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए प्रकृति के तत्वों के साथ पुरुष या आत्मा की उपस्थिति अनिवार्य थी। देखिए, 2 बातें हैं। पहला, आपने स्टेटमेंट 1 देख लिया। दूसरा आप देखिए कि दूसरा क्या है, ओल्ड सांख्य के बारे में कहा जा रहा है कि इट बिलीव द प्रेजेंस ऑफ एनी डिवाइन एजेंसी वाज नॉट नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, व्हेयरएज न्यू सांख्य argued that along with the element of the nature, पुरुष और spirit was necessary for the creation of the universe। देखिए, जो पुराना सांख्य है वो ये कहता है कि जब इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का गठन हुआ तो उसके लिए किसी भी दैवी शक्ति के होने की जरूरत नहीं थी, जबकि नया सांख्य ये बात कहता है कि ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए प्रकृति के जो भी तत्व थे, या फिर आप अगर ज्योग्राफी में इसको ले जाइए, देखिए व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ स्टडी। आप जब आप यूपीएससी के लिए या फिर सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ते हैं, उसका मतलब है कि चीज़ों को रिलेट करना है। कहाँ पे आप हिस्ट्री के अंदर ज्योग्राफी का एंगल देख रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर के अंदर ज्योग्राफी का एंगल दे रहे हैं, यहाँ पे हम देखना। देखिए कैसे कह रहा है कि मूल सांख्य मानता है कि ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए किसी दैवी कारक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी। कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है सबको पता है। पूरा जो पॉइंट मास था वहाँ बिल्कुल सिकुड़ता गया, इतना भारी हुआ कि वहाँ से फटा, और फटने को हम बोलते हैं बिग बैंग। बिग बैंग के बाद जो है वो चारों तरफ से पूरा उस दिन से हमारा ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स है, वो एक्सपैंड होते जा रहा है। मूल सांख्य मानता है सेम बात को। मूल सांख्य ये कहता है, देखिए ये
कोई फैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको इसी के ऊपर जवाब देना है कि जो मैंने कहा वो सही है गलत है। तो इनके अनुसार से, स्टेटमेंट के अनुसार से, मूल सांख्य उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बताता है कि यह कैसे फटा और उसके लिए किसी देवी देवता की जरूरत नहीं है। जबकि नया सांख्य इस बात को कट करता है और ये कहता है कि बिल्कुल जैसे प्राइमोर्डियल मैटर्स जरूरी है किसी भी यूनिवर्स को बनाने के लिए, और उसी से हमारे ग्रह बना, सन बने, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज बनी, और हर एक दिन जो है वो हमारा यूनिवर्स है वो फैलता जा रहा है। लेकिन आप जानिए कि यहाँ पे अब एक छोटी सी बात आ जाती है। ये बात कही जा रही है नवीन सांख्य की। ऊपर वाला स्टेटमेंट इसका कंट्रोवर्शियल है, इसको कंट्राडिक्ट करता है। क्या कंट्राडिक्ट करता है? कहा जा रहा है कि नवीन सांख्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखता है। अब जैसे ही हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखते हैं तो ये बात वहीं पे सिरे से खारिज हो जाती है कि इस ब्रह्मांड के बनने में जो मैटर्स थे उसके अलावा किसी पुरुष शक्ति मतलब किसी गॉड की जरूरत थी। दो स्टेटमेंट हमारे पास हो गए, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। हमारे पास ए है 1, बी है 2, सी है बोथ 1 and 2, और डी है नीदर 1 nor 2। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। सही है करेक्ट ऑप्शन बी कहने का मतलब ओनली 2 सही है। 2 सही है, इसका मतलब कि 1 जो है हमारा गलत हो गया, क्योंकि जब 2 सही है तो इसमें नवीन सांख्य का ही तर्क उल्टा दे रहा है। और ये तर्क सही भी है कि ब्रह्मांड की सृष्टि में जो भी प्राइमोर्डियल मैटर्स थे, प्रकृति के तत्व थे, वो जरूरी थे। उसके साथ ही पुरुष या आत्मा मत कहिए, परमात्मा कहिए, परमात्मा की उपस्थिति भी अनिवार्य थी ताकि चीज़ें जो है वो बैलेंस और रेगुलराइज वे में चल सकें। ये मानता है, ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। ठीक है, अब आप ये जान लीजिए कि पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है। पहले स्टेटमेंट को हम अच्छे से ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है पहले स्टेटमेंट में? मूल सांख्य ने ब्रह्मांड की दृष्टि के संबंध में तर्कपूर्ण तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रतिपादित किए हैं। बिल्कुल नहीं, तभी जाकर के तो आपका दूसरा सही हो पाएगा अगर ये चीज़ इससे मिलेगी। तो कहा गया है कि मूल सांख्य सृष्टि में तर्कपूर्ण तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देता है, वहीं आपका जो नवीन सांख्य है वो ब्रह्मांड की सृष्टि के संबंध में क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है, उसको देता है। ठीक है, तो ये हम जान चुके हैं।